नमस्ते। मीडिया माध्यम से आप क्या समझते हैं? लिंग पहचान में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। मनुष्य की वास्तुकला, प्रतिपल, नया जानने की इच्छा, शक्ति तथा अपने ज्ञान व विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने की भावना से समाज के अन्य लोगों के साथ वार्तालाप, संवाद आदि स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह सूचनाओं, समाचारों आदि के परस्पर लेन-देन से मानव जगत के अधिकांश कार्य संपादित होते हैं। आज के युग में जो व्यक्ति जितनी अधिक सूचनाओं से संपन्न है, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। और जिस देश में सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा समाचारों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए जितने अधिक माध्यम होते हैं, वह देश उतना ही अधिक विकसित राष्ट्र बन जाता है। संचार का शाब्दिक अर्थ है समचर गहन। जैसे बना संचार शब्द चर धातु से निर्मित शब्द है। इसका अर्थ है गति, गमन, यात्रा, चलना। सामान्य रूप से संचार शब्द को किसी बात को फैलाने या आगे बढ़ाने के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। संचार माध्यमों की बात करते समय संचार शब्द का अर्थ संप्रेषण के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक व्यक्ति के भाव अथवा विचार को दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। संचार शब्द यह शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, ट्रांसमिट अर्थात सामान्य भागीदारी युक्त जन सूचना और संप्रेषण जनसंचार के माध्यम। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जब किसी संदेश या समाचार को किसी यांत्रिक प्रणाली द्वारा कई गुना अधिक बढ़ाकर अधिकतर लोगों तक पहुंचाया जाए तब उसे जनसंचार कहा जाता है। न पहले नगाड़े, भोंपू आदि संचार के माध्यम से बाद में कागज को मुद्रण के आविष्कार से समाचार पत्र जनसंचार का मुख्य माध्यम बने। परंतु आजकल विज्ञान के अत्यधिक विकास के फलस्वरूप जनसंचार के नए नए माध्यम हमारे सामने आ रहे हैं, जिनमें रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीविजन, इंटरनेट, वीडियो कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, चलचित्र आदि प्रमुख है। बृहद दृष्टि से इन सभी माध्यमों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: मुद्रित जनसंचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम, फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम, इंटरनेट। मुद्रित जनसंचार माध्यम, मुद्रित शब्द का अर्थ होता है छपा हुआ या अंकित। वैसे तो मानव जाति के इतिहास के आरंभ में ही भित्ति चित्रों की प्राप्ति से वो स्पष्ट होता है कि भारत के भाषा के लिखित रूप की खोज से पहले ही मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभागों द्वारा की गई खोज से यह भी पता चलता है कि ईसा पूर्व की ही सिक्कों आदि पर मुद्रण करने की कला मनुष्य जानता था। चीन में ठप्पे द्वारा मुद्रित ग्रंथ के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। इस तरह मुद्रित जनसंचार माध्यमों का प्रयोग तो आरंभ से ही होता रहा है, परंतु वर्तमान युग में जिस मुद्रित संचार माध्यम का उल्लेख किया जाता है उसका इतिहास 500 वर्षों से अधिक से भी पीछे नहीं जाता 500 वर्षों से पीछे नहीं जाता। सन 1550 में जर्मनी में अलग अलग अक्षरों के धातु की टाइप्स मशीन का आविष्कार हुआ। इसके पश्चात यह कला 1446 में फ्रांस, 1466 में फ्रांस, 1477 में इंग्लैंड तथा 1544 में भारत गोवा में आई। इसके पश्चात मुद्रण मशीन का आविष्कार हुआ। सन 1950 में भारत के गोवा में छापे खाने की स्थापना हुई। परंतु सच्चे अर्थों में मुद्रित जनसंचार माध्यम की भारत में शुरुआत सन 1778 ईस्वी में हुई, जब कोलकाता में पहली मुद्रक मशीन अर्थात प्रेस की स्थापना 29 जनवरी 1983 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक अंग्रेजी ने बंगाल गजेट एवं कैलकाटा एडवाइजर नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। यह एक राजनीतिक तथा व्यापारिक पत्र था। इसके पश्चात तो भारत में अनेक प्रेसों की स्थापना हुई और इन प्रेसों से अलग अलग भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि प्रकाशित होते थे। वर्तमान काल में समाचार पत्र को मुद्रित जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। ये समाचार पत्र न केवल भारत व स्थानीय क्षेत्रों की घटनाओं सूचनाओं को प्रकाशित करते बल्कि विदेशों के समाचार भी इनका माध्यम से घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। आज समाचार पत्र को जनता की आवाज़ भी कहा जाता है। भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या में समाचार पत्र छपते हैं। आज भारत में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असमी आदि भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते हैं उनमें से अधिकांश पत्र दैनिक होते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक भी होते हैं। मुद्रित जनसंचार माध्यमों में दूसरे प्रमुख साधन वे पत्रिकाएं हैं जो प्रायः सभी भाषाओं में छपती हैं।
तो हैं, परंतु ये प्रायः दैनिक न होकर साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक होती हैं। ये पत्रिकाएँ सामान्यतः सभी विषयों पर भी समग्र रूप से प्रकाश डालने वाली होती है या फिर किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर। उदाहरण के लिए राडर्स डाइजेस्ट अंग्रेजी भाषा, द फ्रंट लाइन अंग्रेजी भाषा, इंडिया टुडे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आदि में विविध विषयों यथा स्वास्थ्य, साहित्य आदि से संबंधित सूचनाएं व जानकारी होती है। दूसरी ओर सहेली, माया नगरी, क्रिकेट जगत आदि पत्रिकाएं विशेष क्षेत्र या विशेष विषय से संबंधित ही जानकारी प्रदान करती है। यद्यपि भारत में मुद्रित समाचार सामग्री को तैयार करने में काफ़ी श्रम या समय लगा था, लेकिन क्योंकि तब मुद्रण के इतने विकसित साधन या ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकी न थे, इसी प्रकार संचार के अन्य साधनों यथा टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि का भी इतना विकास नहीं हुआ था। फलतः इन समाचार पत्रों को सामग्री प्राप्त करने में विलम्ब होता था। परंतु वर्तमान युग में इन सभी समस्याओं, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। आज कंप्यूटर के प्रयोग व उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर समाचार पत्रों प्रकाशन का कार्य अत्यंत सुगम हो गया है। अब समाचार पत्र न केवल जनसंचार के माध्यम बल्कि जनसाधारण के विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी बन गए हैं। इन समाचार पत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इनके मूल्य रूप सज्जा समाचार पत्र प्रस्तुत करने का उद्यम आदि में जनसाधारण की रुचि के अनुरूप बदलाव आया है। मुद्रित अक्षरों की सजावट, फोटो या चित्रों का सम्मिश्रण, रंगों का प्रयोग आदि ने आधुनिक समाचार पत्र को आकर्षक भी बना दिया है। विविध समाचार एजेंसियां, पत्रकार आदि देश विदेश के समाचारों को इन समाचार पत्रों के कार्यालयों तक पहुंचाते हैं। आज समाचार पत्रों के कार्यालयों विभागों में अधिकांश कार्य यहाँ था टाइप या टंकन करने का कार्य, मुद्रण का कार्य, प्रूफ रीडिंग का कार्य आदि में कंप्यूटर व अन्य यंत्रों की सहायता से किए जाते हैं। इस प्रकार पत्रिकाओं में मुद्रण, प्रकाशन, वितरण आदि भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। मुद्रित जनसंचार माध्यम के अनेक उपयोग है। ये संचार माध्यम जनसंचार साधारण तक देश विदेशों के समाचारों, घटनाओं, सूचनाओं आदि को प्रदान कर उसे जागरूक बनाते हैं। ये माध्यम समय समय पर किसी क्षेत्र या विषय के विशेषज्ञ के विचारों को भी अभिव्यक्त करने के लिए आधार प्रदान करते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक वर्ग लाभान्वित होता है और उनके अंधविश्वास, पूर्वाग्रह आदि जैसे गुण दूर होते हैं। जनसंचार के ये माध्यम किसी सूचना या समाचार को एक लंबे समय तक सहेजने में समर्थ होते हैं। जब तक समाचार पत्र पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो सूचना प्रदान करने का माध्यम बनाए ही रहता है। फिर भले ही वह लिफाफे या पुस्तक के जिल्द आदि रूपों में क्यों न ढल गया हो। मुद्रित जनसंचार माध्यम में मानव श्रम की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता पड़ती है, अतः ये माध्यम रोजगार परक भी है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मुद्रित जनसंचार के माध्यम में मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को महत्व दिया जाता है, चूँकि ये जनसाधारण की पहुँच में होते हैं, अतः जनसाधारण में इनकी विशेष उपयोगिता होती है। अधिकांश राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक संगठन आदि अपने कार्य योजनाएं आदि की सूचना इन्हीं मुद्रित जनसंचार के माध्यम से ही प्रकाशित करती हैं। भले ही जनसंचार के अन्य आधुनिक माध्यम अधिक तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, फिर भी मुद्रित जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता व आवश्यकता सदा बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम जनसंचार के वे माध्यम जिनमें प्राय किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग होता है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, पेजर आदि भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिन्हें जनसंचार के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु सच्चे अर्थों में कतिपय व्यावसायिक या राजनीतिक उद्देश्य जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज़ वाले संदेश जनसाधारण लोगों के मोबाइल फोन आदि पर प्रसारित किए गए थे। के लिए ही ये जनसंचार माध्यम बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यमों का इतिहास अधिक पुराना नहीं, परंतु इनका प्रयोग पिछले 2 दशकों में से ही अधिक होने लगा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, केबल टीवी, CD, DVD आदि इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रमुख माध्यम है, चूँकि इनमें से कुछ माध्यम केवल श्रव्य है और कुछ दूसरे श्रव्य दोनों है, अतः इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। श्रव्य माध्यम आकाशवाणी या रेडियो, दृश्य श्रव्य माध्यम दूरदर्शन, दृश्य श्रव्य माध्यम श्रव्य माध्यम आकाशवाणी या रेडियो। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के वे माध्यम जिनका प्रयोग सूचना, समाचार आदि को सुनने के लिए किया जाता है, उन्हें श्रव्य जनसंचार माध्यम कहा जाता है। वस्तुतः रेडियो या आकाशवाणी ही प्रमुखतम श्रव्य जनसंचार माध्यम है। यद्यपि कतिपय व्यावसायिक, धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए टेप रिकॉर्डरों में आवाज़ या संदेश भरकर या फिर उसे किसी रिक्शा, साइकिल आदि पर रखकर लाउडस्पीकर के माध्यम से तेज आवाज़ में प्रसारित किया जाता है।
इनका उद्देश्य उस संदेश या समाचार को जनसाधारण तक पहुँचाया जा सके, परंतु इसे जनसंचार के माध्यम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह जनसाधारण किसी सीमित क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त है। प्रयुक्त या सच्चे अर्थों में रेडियो का आविष्कार इटली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मार्कोनी ने सन 1894 में किया था। सन 1906 में रेडियो पर पहली बार मनुष्य की आवाज़ सुनाई दी। सन 1916 में पहला रेडियो समाचार प्रसारित हुआ। सन 1920 के बाद पूरे विश्व में रेडियो में समाचार प्रसारण की धूम मच गई। भारत में अगस्त 1921 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की मुंबई प्रसारण शाखा का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात भारत में अनेक स्थानों यथा कोलकाता, मद्रास, दिल्ली आदि में रेडियो केंद्र स्थापित किए गए। वस्तुतः रेडियो केंद्र में अनेक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा शक्ति की सहायता से दूर दराज के क्षेत्र में तक भेजते हैं। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों का रेडियो इन ध्वनि तरंगों को पकड़कर श्रोता के समक्ष उनका प्रसारण करता है। निसंदेह तत्कालीन युग में यह एक चमत्कारी पूर्ण खोज थी। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों से समाचार आदि प्राप्त करने के लिए जो यहाँ प्रत्येक पाठक का शिक्षित होना आवश्यक था, वहीं इस श्रव्य जनसंचार माध्यम के प्रयोग से निरक्षर व्यक्ति भी समाचार और सूचनाओं आदि को प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर जनसंचार माध्यम की लागत भी अपेक्षाकृत कम थी, यह श्रव्य साध्य भी नहीं था। यही कारण था कि मुद्रित जनसंचार माध्यम की अपेक्षा यह माध्यम शीघ्र व अधिक लोकप्रिय हो गया। चुरुस्तर राजनीतिक लेनिन ने इसके संबंध में कहा, रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार पत्र है। रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार पत्र यह ऐसा माध्यम है जिसके केंद्र से प्रसारित होने वाला समाचार सूचना आदि को इस केंद्र के चारों ओर कई मीलों की दूर तक सुनाया जा सकता है। अपने प्रारंभिक काल में रेडियो को विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली की एक तार के साथ जोड़ा जाता था, परंतु बाद में सैलों से चलने व ट्रांजिस्टर का भी विकास हुआ। जब कोई व्यक्ति इस ट्रांजिस्टर में सैल लगाकर अपने घर, खेत, बाजार आदि में भी साथ यात्रा आदि में भी चलते समाचार आदि सुन सकता है। ये ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रेडियो तरंगों को पकड़ सकते हैं। अतः ये गरीब, किसान, मजदूर आदि के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। आधुनिक युग में रेडियो न केवल समाचार आदि, संदेश आदि के माध्यम के प्रसारण का माध्यम बने हुए हैं, बल्कि मनोरंजन, शिक्षा, व्यवसाय, संगीत, खेल आदि क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना चुका है। आजकल रेडियो पर किसानों की सहायता व कृषि विज्ञान के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। घरेलू में महिलाओं व युवाओं वर्ग के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के मनोरंजक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि विषयों से संबंधित सामग्री भी रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज BBC तथा वॉइस ऑफ अमेरिका VOA ये दोनों विश्व प्रतिष्ठित रेडियो समाचार प्रसारित करने वाली संस्थाएं हैं। भारत में ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती विश्वसनीय व प्रसिद्ध रेडियो प्रसारण संस्था है। वैसे भारत में आजकल FM रेडियो जैसे FM रेड, चिल्ली FM, इंद्रप्रस्थ रेडियो, मंत्रा आदि का प्रयोग होने लगा है, जिन पर सूचना, समाचार, संदेश आदि, संगीत आदि का रात दिन प्रसारण होता रहता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रेडियो आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण श्रव्य जनसंचार माध्यम है। यह अपेक्षाकृत सस्ता व उपयोगी माध्यम है, परंतु इसका सबसे दोष यही है कि जब बिजली आपूर्ति बाधित हो जाए, ट्रांजिस्टर का स्केल खराब हो जाए आदि जैसे कारणों से व्यवधान पड़े तो उस क्षण प्रसारित की गई संदेश को आदि को दोबारा नहीं सुना जा सकता। दृश्य श्रव्य माध्यम, जिस प्रकार रेडियो केंद्र द्वारा ध्वनि तरंगों को विशिष्ट तरंगों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दृश्य श्रव्य माध्यम में ध्वनि तरंगों के साथ साथ चित्रों को भी एक विशिष्ट प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और दूरदर्शन या टेलीविजन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगे विशिष्ट यंत्र इन विशिष्ट तरंगों को प्राप्त कर पुनः ध्वनि व चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अतः दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम में माध्यम है जिनकी सहायता से न केवल किसी घटना, सूचना या समाचार को सुना जा सकता है, बल्कि उन घटना आदि से संबंधित दृश्य, समाचार, वादक की भावना, भंगिमा आदि का भी दिखाया जा सकता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह चित्र साहित्य समाचार पत्र को प्रस्तुत करने में समर्थ जनसंचार माध्यम है। जिस प्रकार रेडियो के आविष्कार ने जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, उसी प्रकार दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम के आविष्कार ने भी युगांतरकारी परिवर्तन किया। वैसे तो दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम से दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविजन के साथ चलचित्र या सिनेमा को भी स्वीकार किया जा सकता है, परंतु वर्तमान युग में चलचित्र जनसाधारण तक संदेश पहुंचाने का उत्तम सशक्त माध्यम नहीं है, जितना कि 1990 या उससे पहले के दशकों में था। अतः दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यमों में मुख्य रूप से दूरदर्शन या टेलीविजन को ही स्वीकार किया जाता है। दूरदर्शन या टेलीविजन के माध्यम से समाचार, संगीत, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन आदि का सचित्र प्रसारण होता है। चूँकि इसमें दृश्य का
भी प्रावधान होता है, अतः यह अपेक्षाकृत महंगा और साधन है, परंतु आधुनिक युग में यही सर्वाधिक लोकप्रिय जनसंचार माध्यम बन चुका है। अधिकांश राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षिक, व्यावसायिक संस्थाएं इसी माध्यम से अपनी योजना, सूचना आदि जन साधारण तक प्रसारित करती। भारत में टेलीविजन का आगमन 15 सितंबर 1959 को इसी दिन हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने टीवी केंद्र का उद्घाटन किया। यह यूनेस्को से प्राप्त अनुदान के साथ आरंभ हुआ था। 15 अगस्त 1965 से भारत में नियमित रूप से 1 घंटे के लिए टीवी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा। 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी व दूरदर्शन पृथक अस्तित्व में आए। 15 अगस्त 1982 से भारत में रंगीन टीवी का प्रयोग होने लगा। इस दिन से राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाने लगा। आज भारत में दूरदर्शन या टीवी न केवल एक महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम बन चुका है, बल्कि ये जनसाधारण के जीवन का आवश्यक अंग भी बनता जा रहा है। इसका मूल कारण यही है कि माध्यम समाचार सुनने के साथ साथ घटना स्थल, राजनीतिक आदि के वार्तालाप, खेल आदि के दृश्य भी प्रस्तुत करता है। भारत में 1990 के दशक के आरंभ में टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए निजी चैनलों को भी अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद टेलीविजन पर अनेक चैनलों का प्रसारण होने लगा है। इनमें से कुछ चैनल जैसे आज तक, स्टार न्यूज़, डीडी न्यूज़ आदि तो 24 घंटे केवल समाचारों का ही प्रसारण करते रहते हैं। इस प्रकार कतिपय टीवी चैनल जैसे ESPN, स्टार स्पोर्ट्स आदि केवल खेल संबंधी समाचारों का ही प्रसारण करते हैं। इस प्रकार कुछ टीवी चैनल जैसे पोगो केवल बच्चों के लिए ही सामग्री प्रसारित करते हैं। इस प्रकार टीवी पर धारावाहिक, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि से जुड़े समाचारों का भी प्रसारण होता है। निस्संदेह इन माध्यमों ने जनसाधारण में एक नई स्फूर्ति व चेतना भर दी है। अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम दूरदर्शन या टीवी के अतिरिक्त फिल्म और चलचित्र, वीडियो कैसेट, DVD आदि भी महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य माध्यम, परंतु अपेक्षाकृत महंगे साधन हैं, क्योंकि इसके प्रयोग के लिए टेलीविजन उपकरण के साथ साधन उपकरणों यथा CD प्लेयर, VCR आदि की भी आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि सिनेमाघरों में चलचित्र के माध्यम से भी संदेश प्रसारित होते हैं, परंतु ये संदेश केवल किसी योजना आदि की सूचना देने पर कार्य करते हैं। इस साधन नवीनतम समाचार या सूचना प्रदान करने में सक्षम है। और सिनेमाघरों में फिल्मों की भांति कतिपय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं आदि का प्रसार किया जाता है। साधारण कोई नहीं इनके बारे में अवगत कराया जाता है। फोटोग्राफिक जनसंचार माध्यम वस्तुतः ये भी संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें भी सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। सिनेमाघरों, प्रोजेक्टरों आदि की सहायता से वृत्त चित्रों, न्यूज रीलों आदि के द्वारा सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की नीतियों, सिद्धांतों, कार्यकलापों आदि को दर्शाया जाता है। इंटरनेट या नवीनतम संचार माध्यम, परंतु इसका उपयोग केवल शिक्षित लोग ही करते हैं। वस्तुतः अन्य सभी संचार माध्यमों की तुलना में अधिक तीव्र गति से प्रसारित होने वाला प्रभावी उपयोगी माध्यम बन सकता है। वर्तमान युग में सूचनाओं के आदान प्रदान करने का यह सर्वोत्तम साधन। यही कारण है कि मुद्रित जनसंचार माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, श्रव्य माध्यमों, रेडियो, दृश्य श्रव्य माध्यमों, टेलीविजन, टीवी चैनल आदि के साथ साथ अन्य सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि ने अपनी वेबसाइट खोल रखी है, ताकि उनके द्वारा प्रसारित समाचारों को इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सके। वस्तुतः इंटरनेट सूचनाओं का बड़ा ही व्यापक और विस्तृत जाल है। यह माध्यम कंप्यूटर की सहायता से ही लभ्य है। इसके माध्यम से खेल, राजनीति, पर्यटन, मौसम, शिक्षा, भाषा, विज्ञान, व्यापार, बाजार, कला, संस्कृति आदि से जुड़े प्रत्येक छोटे बड़े समाचार को सहजता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। लिंग, रूढ़ि, युक्तियों की संरचना, विखंडन तथा विखंडन में समाचार माध्यमों की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक समाज तथा संस्कृति में बच्चे संचार के साधनों जैसे पुस्तकों, रेडियो, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन तथा अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हैं। अनेक मानव वैज्ञानिकों की धारणा है कि ये माध्यम बालक के विचारों, व्यवहार पर गहरा रचनात्मक प्रभाव डालते हैं। बाल साहित्य तथा दूरदर्शन कार्यक्रम इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि उनका अत्यधिक प्रभाव बालकों पर पड़ता है। निश्चित ही कोई खेल या मीडिया प्रोड्यूसर बालकों को विभेद का शिक्षण नहीं देना चाहेगा। इसके बावजूद पुस्तकों तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों की अंतर वस्तु का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि अनियोजित तथा असावधानी से बनाए गए कार्यक्रम लिंग, रूढ़ि, युक्तियों में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। बाल साहित्य दूरदर्शन के कार्यक्रम में लिंग विभिन्नता अक्सर देखने को मिलती है। 2750 बाल कहानियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित लिंग अनिवार्य सेक्स बायस अनुपात में पाए गए। बाल केंद्रित तथा बालिका केंद्रित कहानियाँ 5:2 मुख्य चित्र के रूप में पुरुष तथा पौड महिलाएं 3:1, पुरुषात्मकता तथा महिलात्मकता 6:1।
शोधकर्ता का विचार है कि लिंग अनुपात का यह असंतुलन बच्चों के मन में यह भावना उत्पन्न करता है कि हमारी संस्कृति में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा केंद्रीय ये है। अध्ययन में भी यही पाया गया है कि कथाओं में पुरुष पात्रों को अधिक वीरता, चतुर, जिज्ञासु आदि गुणों से संपन्न दर्शाया गया, जबकि महिलाओं का चित्र भयभीत, अक्षम तथा अपनी सौंदर्य तथा दिखावे में लीन रहने वाली महिलाओं के रूप में दिखाया गया। जो उन विज्ञापनों में जो घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित है, उन्हें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक बोलती हैं। लेकिन जब उत्पाद के गुणों और लाभों के बारे में बताना होता है तो सत्तात्मक आवाज़ के रूप में पुरुषों की आवाज़ आती है। बच्चे इन माध्यमों की सहायता से लिंग भूमिकाएं देखते हैं तो उनका प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब मीडिया निरंतर स्त्रियों की दीन दशा का प्रदर्शन करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वे अपनी ही हिंसा से को सत्य मानकर उन्हें स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार लिंग रूढ़ियों की संरचना के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।